आपका सिर चकराने लगेगा जब आप ये जानेंगे कि इस वीडियो का सच क्या है। देखने में तो वीडियो में सिर्फ ये नजर आ रहा है कि प्लेन से उतरने के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पांव मुड़ गए। बेहद करीब से देखिए, इस वीडियो को और गौर से देख लीजिए। क्योंकि हम जो आगे कहने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको जल्द ही यकीन नहीं होगा। पुतिन के पांव मुड़ने और सीढ़ी से उतरने वाली घटना का पूरा गणित बहुत गड़बड़ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया भर में ये तमाम रिपोर्ट छप रही हैं कि ईरान व्लादिमीर पुतिन नहीं बल्कि उनके हमशक्ल पहुंचे थे। प्लेन से उतरते इस वीडियो में पुतिन के हाव भाव, पुतिन के चलने का अंदाज, पुतिन के लंगड़ाने का कारण, पुतिन के गाड़ी तक चलकर जाने का पूरा विवरण इस वक्त खंगाला जा रहा है। पुतिन अभी ताजा ईरान दौरे से लौटे हैं। ये वीडियो इस दौरे का बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन के बॉडी डबल के देखे जाने की खबर आई हो। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान असली पुतिन नहीं, नकली पुतिन के जाने की वजह समझनी जरूरी है। क्या है असली पुतिन और नकली पुतिन का पूरा खेल, आपको आगे बताएंगे। पहले उन सवालों को सुलझाना जरूरी है कि अगर पुतिन ने वाकई अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल विदेश यात्रा के दौरान किया तो क्यों किया? पुतिन के हम शक्ल को ईरान भेजने का मकसद क्या है? क्या पुतिन यूक्रेन जंग के बाद ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं या पुतिन को किसी का डर सता रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार ने यूक्रेन के एक खुफिया प्रमुख सुप्रीमो मेजर जनरल कायरलो बुडानोव के हवाले से दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सप्ताह ईरान में हुए एक शिखर सम्मेलन में अपने आगमन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया होगा। ये कहते हुए संदेह हुआ कि पुतिन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तेहरान जा सकता है। कृपया पुतिन के विमान से बाहर निकलने के क्षण को देखें। क्या ये पुतिन लगते हैं? आप भी जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि पुतिन असली या नकली भले हों, लेकिन थोड़ी घबराहट में तो जरूर हैं और तुरंत संभलने की जगह उन्हें संभलने में वक्त लगता है। आखिर पुतिन के बॉडी डबल का सच क्या है? इसके लिए पुतिन के हमशक्लों की कुछ कहानियां जाननी होगी, क्योंकि पुतिन इसके पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी हमशक्ल, बॉडी डबल या डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन ने माना है कि ऐसा करने का सुझाव उन्हें आज से 20-22 साल पहले मिला था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज ने प्रस्ताव रखा था कि मैं बॉडी डबल का इस्तेमाल करूं। पुतिन के इस डुप्लीकेट होने से इनकार करने के बावजूद पुतिन के हमशक्लों की कहानियां थमी नहीं हैं और ना ही पुतिन ने ही बार बार इसका खंडन किया। लिहाजा सवाल तो बनता है कि अगर पुतिन को डुप्लीकेट की जरूरत पड़ रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी पूरी ABCD समझें, उससे पहले थोड़ा पुतिन को और जान लेते हैं। क्योंकि पुतिन की जिंदगी जंगल में खोई वो किताब है जिसके हर पन्ने पर पुतिन का एक नया कैरेक्टर सामने आता है, जो चौंका देता है, अविस्मृत कर देता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि पुतिन तेरे कितने रंग। पुतिन इतने अजीब कभी नहीं दिखे। तेहरान में विमान की सीढ़ियों से उतरते वक्त असामान्य रूप से तेजी से आगे बढ़े और पहले की तरह सार्वजनिक उपस्थिति की तुलना में अधिक सतर्क नजर आ रहे थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी जैकेट उतारने से पहले और भारी बख्तरबंद लिमोजिन में सवार होने से पहले अभिवादन करते हुए नकली लग रहे थे। पुतिन सीक्रेट छुपाए रखने का हुनर जानते हैं, खुद माने हुए जासूस रहे हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि जब बर्लिन की दीवार गिरे तो क्या करना चाहिए। पुतिन सालों तक रूस की खुफिया एजेंसी KGB के स्पाई के तौर पर काम कर चुके हैं। लिहाजा बॉडी डबल रखने की पहली वजह तो ये मालूम पड़ती है
कि यूक्रेन जंग के चलते माहौल बहुत गर्म है। पुतिन के खिलाफ पूरा नेटो और अमेरिका खड़ा है। पुतिन ना तो अमेरिका का कहना मान रहे हैं, ना नेटो का, ना ही यूएन का। लिहाजा पुतिन पर जानलेवा हमला होने की इंटेलिजेंस इनपुट मिलती रहती है। दूसरी वजह यह लगती है कि तेहरान में पुतिन को सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर से ही मुलाकात नहीं करनी थी, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिलना था। याद रहे कि ईरान यूक्रेन पर पुतिन के साथ खुलकर खड़ा है, जबकि तुर्की की नजर यूक्रेन के गेहूं पर है, जिसके लिए राष्ट्रपति तैयब पुतिन से बात करने पहुंचने वाले थे। तुर्की की तेहरान में उपस्थिति के चलते भी हो सकता है कि पुतिन ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया हो। तीसरी वजह जान पड़ती है कि पुतिन क्या वाकई गंभीर रूप से बीमार हैं, या पुतिन को कैंसर जैसी बीमारी है और उसकी जगह रूस में उनके डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। या चौथी वजह ये तो नहीं कि घसीटते यूक्रेन जंग से नाराज कोई पुतिन पर हमला न कर दे। इन वजहों को लेकर मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूस की तरफ से इस पर एक लाइन तक नहीं कही गई कि तेहरान में कौन था, पुतिन असली थे या नकली। पुतिन की सेहत दुनिया के सबसे पॉपुलर सर्च में से एक है। पुतिन की शख्सियत एक रहस्य की दुनिया तैयार करती है, जिसमें उनके लिबास, पुतिन की लाइफस्टाइल, पुतिन के शौक, पुतिन के काम करने का तरीका, ये सब कुछ पूरी दुनिया में इस वक्त तलाश किया जा रहा है। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सन के तौर पर सामने आए हैं। अब इनमें पुतिन के दोस्तों और पुतिन के दुश्मनों के कितने नाम हैं, ये तो पुतिन के यूक्रेन पर हमले के लिए फैसले में साफ दिखता है। और पुतिन अपने फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। यूक्रेन का फैसला पुतिन ने सोच विचार कर पूरे इत्मीनान से लिया था, लेकिन अपने ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की लापरवाही का शिकार हो गए। यूक्रेन अब घंटों तो क्या, दिन, हफ्ते, महीनों और लगता तो यह है कि अब साल से भी आगे का सवाल बन गया है। पुतिन कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और कब पलटी मारना है, पुतिन इसके भी विशेषज्ञ हैं। रूस यूक्रेन जंग 5 महीने से जारी है। यूक्रेनी शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। जंग के चलते दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो गया है। दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए 23 जुलाई को रूस यूक्रेन ने अनाज निर्यात समझौता किया, लेकिन रूसी सेना ने समझौते पर साइन करने के 12 घंटे बाद ही ओडेसा के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। समझौते के तहत ये तय हुआ था कि रूसी सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी। यूक्रेन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बंदरगाह शहर ओडेसा से माल की लदाई होती है। जंग के बाद से रूस ने ब्लैक सी के किनारे बसे बंदरगाह शहरों की नाकाबंदी कर दी थी। ग्रेन एक्सपोर्ट डील के बाद ब्लैक सी के रास्ते अनाज का निर्यात फिर से शुरू हुआ। अनाज की लदाई हो रही थी कि अचानक मिसाइल से हमला हो गया। यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला न करने के अलावा ये भी तय हुआ था कि तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जहाजों का निरीक्षण करेंगे। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि रूसी हथियार यूक्रेन नहीं लाए जा रहे हैं। तो तुर्की खुश था कि पुतिन ने उनकी बात मान ली और यूएन खुश था कि पुतिन ने उनकी बात मान ली। लेकिन पुतिन वो हैं जो एक बार कमिटमेंट कर लें तो शायद खुद की भी नहीं सुनते। पुतिन यूक्रेन विजय से भले ही दूर हों, लेकिन वो नेटो या अमेरिका या कोई दूसरे और देशों के कहने में आने वाले नहीं। खबरें तो यहाँ तक आती हैं कि रूस में पुतिन का तख्ता पलट होने जा रहा है। यूक्रेन भेजे जाने वाले सैनिकों ने रूस में विद्रोह कर दिया है
रूस की आम जनता पुतिन के यूक्रेन वॉर के फैसले से नाराज है। पुतिन बीमारी से लाचार हैं और ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। लेकिन इन तमाम अफवाहों को पुतिन ने हर बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर निराधार साबित कर दिया। पुतिन के बॉडी डबल के देखे जाने की खबर उस वक्त आई जब अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि पुतिन की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है। पुतिन इस वक्त नेटो और अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। ये दोनों किसी भी सूरत में यूक्रेन युद्ध का द एंड चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया पर पुतिन और रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान का पुतिन के साथ खड़ा होना भी अमेरिका और नेटो को चुभ रहा है और नेटो के सदस्य देश तुर्की के साथ रूस की नजदीकियां भी चिंता का विषय है। लिहाजा ये बॉडी डबल वाली बात की हम पुष्टि बिल्कुल नहीं करते। पुतिन की नीति का एक हिस्सा ये भी लगता है कि दुश्मन को सिर्फ हथियार से नहीं चकमा देकर भी हराया जा सकता है। क्या यूक्रेन वॉर अगले 6 महीने चलने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध के विंटर चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। युद्ध जैसे जैसे सर्दियों की ओर बढ़ेगा, यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इसीलिए ज़ेलेंस्की परेशान है। उनके हेड ऑफ स्टाफ हैरान है और सर्दियों से पहले यूक्रेन युद्ध जीतने की वार्निंग दे रहा है। आखिर पुतिन का वाइट सीक्रेट प्लान क्या है? क्या विंटर वॉर में ज़ेलेंस्की की हार होने वाली है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। बॉर्डर पर बर्फ ही बर्फ। खून जमा देने वाली सर्दी होगी। रूस यूक्रेन सीमा पर पारा माइनस में गोते लगाएगा। इतनी ठंडी होगी जब शरीर के अंग भी बर्फ बन जाएंगे। बर्फ में जमकर कटने लगेगा। उस वक्त भड़केगी जंग की जो चिंगारी, वो युद्ध पड़ेगा यूक्रेन पर बहुत ही भारी। ये ऐसा वक्त होगा जब तोप भी गोले बरसाना छोड़ देगा। कड़ाके की सर्दियों में बख्तरबंद गाड़ियों में डीजल टैंक में ही जम जाएगा। लेकिन उस वक्त रूस की सेना शोले बरसाएगी। यूक्रेन में मिसाइलें गिराएंगी। ऐसे वक्त में ज़ेलेंस्की की सेना कैसे अपनी खैर मनाएगी? यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे सर्दियों की ओर बढ़ेगा, यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ाएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की परेशान है, उनके ऑफ स्टाफ हैरान है। ज़ेलेंस्की क्यों चाहते हैं युद्ध सर्दियों से पहले खत्म हो जाए? ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक क्यों कह रहे हैं सर्दियों से पहले रूस के साथ युद्ध जीतना होगा? यूक्रेन युद्ध के 150 दिन बाद विंटर वॉर का अलार्म बजने लगा है। दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही है कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को लेकर पुतिन के इरादे ठीक नहीं हैं और खून जमा देने वाली सर्दी में पुतिन यूक्रेन में ऐसी जंग की शुरुआत करेंगे जिससे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा युद्ध होगा जैसा फिर कभी नहीं होगा।
उस युद्ध की कल्पना मात्र से यूक्रेन के लोग घबराने लगे हैं। विंटर वॉर की पुतिन की तैयारी कितनी बड़ी है? सर्दियों में यूक्रेन को मात देने का रूस का प्लान क्या है? खामोशी के साथ वो सर्दी वाले युद्ध का कितना बड़ा तूफान समेटे हुए हैं, इसे जानने से पहले चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने क्या कहा, इसे जान लीजिए। हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम सर्दियों में प्रवेश ना करें। सर्दियों के बाद जब रूसियों के पास पैर जमाने के लिए अधिक समय होगा तो ये निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें ये संभावना ना दें। रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खींचेगा, यूक्रेन की स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक बार-बार बयान दे रहे हैं कि यूक्रेन को सर्दियों की शुरुआत से पहले युद्ध जीतना होगा। नहीं तो सर्दियों के मौसम में पुतिन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में अपने पैर जमा लेगी और रूसी सेना को आराम से हमला करने का मौका मिल जाएगा। रूस यूक्रेन सीमा का तापमान अगस्त में 12 डिग्री सेल्सियस, सितंबर में 7 डिग्री, अक्टूबर में 2 डिग्री, नवंबर में -4 डिग्री, दिसंबर में -8 डिग्री, जनवरी में -10 डिग्री, फरवरी में -10 डिग्री, तो मार्च में -5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहेगा। Picture that you think Russia is planning to dig in, keep hammering Ukraine, and believe that when winter comes and the fuel costs are so high on Europe that NATO solidarity will weaken? Putin's bet, just as you said, Andrea, is that he can succeed in a grinding war of attrition, that they can wear down the Ukrainian military, that winter's coming, and so he can strangle the Ukrainian economy, he can wear down European publics and leaderships, and he can wear down the United States, because Putin's view of Americans is that we always suffer from attention deficit disorder and, you know, we'll get distracted by something else. I think my own strong view is that Putin was wrong in his assumptions about breaking the alliance and breaking Ukrainian will before the war began, and I think he's just as wrong now and looking out ahead. पुतिन जानते हैं कि अगर वो यूक्रेन के युद्ध को सर्दियों तक खींच ले गए तो यूरोप क्या अमेरिका को भी घुटने पर आना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में यूक्रेन युद्ध की रणभूमि बर्फ के दरिया में बदल जाएगी और पुतिन की सेना को टैंक से पार जाने में महारत हासिल है। बर्फीले इलाके पर कब्जे के लिए पुतिन के पास स्पेशल जहाज भी हैं। पुतिन के पास बर्फ में लड़ने के लिए स्पेशल फोर्स भी है।
पुतिन के पास बर्फ में सैन्य अड्डे भी हैं और पुतिन के पास उन अड्डों को यूक्रेन, अमेरिका और नेटो से महफूज रखने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक भी है, जिसे दुनिया T-14 आर्माटा के नाम से जानती है। ये है पुतिन का सबसे तगड़ा टैंक T-14 आर्माटा, जो खास बर्फ और आर्कटिक जैसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है। T-14 को रूस की सेना में गेम चेंजर कहा जाता है, लेकिन T-14 को पुतिन ने यूक्रेन में नहीं उतारा है। इसे खास आर्कटिक रीजन के लिए बनाया गया है, जो पूरे साल बर्फ से घिरा रहता है। 2015 में विक्ट्री परेड में दुनिया के सामने सबसे पहले आया टैंक इतना खास है कि इसकी खूबियां अब भी नेटो के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट कही जा रही हैं। ये टैंक बहुत खास है। इसकी बनावट देखिए, इसका डिजाइन देखिए। बेल्ट के बीच 6 पहियों की बजाय इसमें 7 पहिए लगे हैं। 125 मिलीमीटर की इसकी तोप पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से लोड की जाती है। ये गोले भी दागती है और मिसाइल भी। आर्कटिक इलाके में लड़ने के लिए तैयार ये टैंक दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित टैंक माना जा रहा है। इसमें 3 क्रू ड्राइवर, गनर और कमांडर टैंक के अगले हिस्से में बैठते हैं, जबकि टरेट यानी टैंक के बीच वाला हिस्सा जिसमें तोप लगी होती है, वो पूरी तरह रोबोटिक सिस्टम पर चलता है। T-14 में लगा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जो इसे एंटी टैंक मिसाइल से बचाता है, दुश्मन चाहे जैवलिन फायर करे या फिर एंड लॉ। जिन मिसाइलों ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा रूस की टैंक पावर को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें नाकाम साबित करने के लिए T-14 की टेक्नोलॉजी अमेरिका और नेटो के लिए रहस्य बन चुकी है। और अब सर्दियों में यूक्रेन युद्ध के लिए वही टैंक काल बनेंगे। सर्दियों के दिनों में अपने से बड़े इलाके पर नजर रखने के लिए रूस ने अपनी हवाई ताकत में भी जबरदस्त इजाफा किया है। रूस ने इस काम के लिए आधुनिक MiG-31 लड़ाकू विमानों के साथ एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया है। MiG-31 किंजल मिसाइल से लैस किया गया है, जिसे रूस ने पिछले कुछ सालों में ही तैयार किया है। रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाने वाली ये मिसाइल बहुत ही खतरनाक बन जाती है। MiG-31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था। वो इसकी बोनी यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में कर भी चुके हैं, लेकिन उनका असली टारगेट सर्दियों के दिनों में यूक्रेन बन सकता है। अमेरिका या फिर नेटो देश से मिले वो हथियार हो सकते हैं जिनके दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन को चुनौती देते रहते हैं। कुल मिलाकर इस जंग के रुकने की कोई तस्वीर नहीं दिख रही है। हाँ, ये बात जरूर है